हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, हम उसकी बात करेंगे। यानी कि हम इसमें बात करेंगे क्या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। पहले देख लेते हैं ये कब कहाँ पे यूज होते हैं, कब यहाँ पे यूज नहीं होते। पहले हम उनकी बात करेंगे, उसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करेंगे। चलिए देखते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो बात करेंगे कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट यानी कि आपको एक सिस्टम दिया जाएगा। सिस्टम कहने का मतलब आपके पास टू वेरिएबल की इक्वेशन होंगी, ठीक है। टू वेरिएबल की आपके पास इक्वेशन होंगी। अब वो टू वेरिएबल की दो इक्वेशन होती हैं या तीन इक्वेशन होती हैं, वो मैटर नहीं करता, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अब उन्हीं टू वेरिएबल से हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे मैट्रिक्स ए निकालेंगे, मैट्रिक्स बी निकालेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए को हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। यानी कि मैट्रिक्स ए जो हम लेट करेंगे उसको क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। जब मेरा समझिएगा, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जैसे हमने निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो थी उसका हमने निकालेंगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये जब इक्वल टू 0 नहीं होगा तब हम क्या होगा, तब ये आपको हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर बात। लेकिन जैसे जब 0 हो जाए, अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन सर जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या सर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा? नहीं। जब आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तब आपको उसी मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। उस एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई जो आप वहां पे ए और बी मैट्रिक्स बनाएंगे उसका हमको करना पड़ेगा जब ये आपका क्या 0 के इक्वल नहीं आएगा। समझिएगा चीजें। यानी कि जब आपका ये 0 हो जाए तो आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले मैट्रिक्स से हमको करना पड़ेगा। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर नहीं होगा तभी हम कह सकते हैं क्या, तभी हम कह सकते हैं कि सर वो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन जब ये आपका ए एडजॉइंट ए आपका बी के साथ मल्टीप्लाई जैसे बाई चांस 0 आ जाए तो सर ये क्या होगा, तब ये इस केस में आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंसिस्टेंट कब होगा, जब आपके मैनी सॉल्यूशन आएंगे। जब आपके मैनी सॉल्यूशन होंगे तब आपको वो चीज क्या होगी, वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होगा। जब आपका नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तब आपका सिस्टम जो होगा वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लेकिन अब सवाल इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि सर हमको ए नहीं पता है, बी नहीं पता है। अब हम यहाँ पे सिस्टम लिखते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ ए और बी को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि हम उसमें भी ये सब चीजें बताने वाले हैं। तो आप नोट डाउन करके रख लीजिए, चीजें मैं आपको बताऊंगा, याद दिलाऊंगा, वापस आपको चीजें वापस ऊपर जाके देखना है आपको, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले हम लिखते हैं क्या, सिस्टम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आपका प्रॉपर एक क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लिया है। यानी कि एक्सरसाइज 4.6 का हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सिस्टम के तौर पे हमने ले लिया है। इसी से हम आपको समझाएंगे कि मतलब ये कब कंसिस्टेंट होगा, कब आपका इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 6। यानी कि 1 से 6 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको यही बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यहाँ समझते हैं एक सिस्टम आपका ये, मैं इसी की बात कर रहा था। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है कि नहीं है, बिल्कुल सर है। और कितनी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे आपकी 2 इक्वेशन दे रखी है। तो अब इन इक्वेशन को यानी कि इनको इक्वेशन बोल सकते हो या आप सिस्टम में बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिस्टम इसलिए क्योंकि कई सारी दे रखी है, इसीलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला गया है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको प्रॉपर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि यहाँ से हमको क्या निकालना, 2 मैट्रिक्स निकालनी, कौन से, ए निकालनी है और बी मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। तो प्रॉपर हम लोगों को पहले ए और बी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ आपको एक लाइन लिखनी है, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, ठीक है। तो आपको ये अभी यानी कि इस सिस्टम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वो हमने लिखा उसको क्या, ए एक्स इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे ए भी दिखा और आपका बी भी दिखा। अब ए क्या होगा, ए को हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं। यानी कि ए क्या होगा आपका, ए मैट्रिक्स सिंपल जो आपके वेरिएबल लिखी हैं
वेरिएबल के आगे जो आपका कोफिशिएंट है, यहाँ x के आगे क्या हो सकता है, कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो हमने यहाँ 1 राइट किया। y के आगे कितना 2 है, तो 2 हम लोग यहाँ राइट कर लेंगे। उसी तरह अब इसमें आएंगे, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2 है तो 2 राइट किया, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x, तो x की जगह क्या होगा आपका, x की जगह आपके जो वेरिएबल होते हैं वही होंगे, यानी कि यहाँ पे आपका x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और आपका लास्ट में क्या है, b यानी कि इक्वल की इधर है, तो आपका इक्वल की इधर जो भी नंबर होगा वो राइट कर लिया जाएगा, यानी क्या 2 और 3। तो उम्मीद करें ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो फिर से हम लोग करते हैं क्या, हमने कहा था क्या, जो वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो आपका प्रॉपर a हो जाएगा। अभी यहाँ पे z होता जैसे आपका, तो यहाँ पे एक आपको नंबर और ऐड होता। ठीक है, यहाँ पे 2 इक्वेशन थी, देखिए यहाँ पे 2 प्रॉपर क्या देखेंगे, देखो 2 इक्वेशन है आपकी, यानी कि इसमें 2 रोज आपकी बनेंगी। उसी तरह यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए। अभी यहाँ से यहाँ पे z होता तो आपका एक z यहाँ पे बनता, यानी कि वेरिएबल को हमको कॉलम में लिखना है, और प्रॉपर जो नंबर यहाँ आपका है वो आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे यही कहा था कि कंसिस्टेंट के लिए आपको क्या चेक करना है, कंसिस्टेंट के लिए जो आपके पास जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को क्या बनाना है, इसी मैट्रिक्स को सर हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आएगा, तब आप कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम लिखा हुआ है कैसा लिखा हुआ है, ये आपका कंसिस्टेंट लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, ए का निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, बी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई बी से कराना पड़ेगा। जब ये आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा तब क्या होगा, तब आपका ये इनकंसिस्टेंट होगा, और जैसे ही आपका क्या 0 के इक्वल आ जाएगा, तो मैंने आपको बताया था क्या, या कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। वो कब डिपेंड करेगा, जब उसके मैनी सोल्यूशन होंगे तो वो कंसिस्टेंट होगा, जब नो सोल्यूशन होंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये जो हमने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी वो इसके बिहाफ पे बताई थी। अब हम निकालते हैं क्या, ए का निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे निकालेंगे तो इसको सर डिटर्मिनेंट में चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, याद करिए थोड़ा, उसका मल्टीप्लाई से करेंगे 3 आएगा, ऑलरेडी माइनस लगाते हैं सर, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको पता कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। और यहाँ मैंने क्या बताया था, केवल सिर्फ 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब वो माइनस हो प्लस हो कोई मैटर नहीं करता, बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से पता चला क्या सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया है वो डज नॉट इक्वल टू क्या आया है सर, 0 आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आएगा कंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं। अब इससे 0 की इक्वल आता तो हम लोग पहले निकालते एडजॉइंट ए निकालते, उसके बाद हम बी से मल्टीप्लाई कराते। जब डज नॉट इक्वल टू 0 आता तब कैसा होता, इनकंसिस्टेंट होता आपको। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज कुछ नहीं होना, बस चीज़ें आपको मैं बताते जा रहा हूँ, उन्हीं यहाँ पे आपको काम करना, चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर होंगी। जब आप 2 या 3 क्वेश्चन लगा लेंगे तो अपने आप से आपको समझने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है, फिर से हमने एक सिस्टम लिया, तो इसको हमने कहा था कैसे राइट करेंगे, लिखेंगे क्या, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज। ठीक, कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे हमने कहा था क्या, ax इक्वल टू बी। अब a क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि सर जो वेरिएबल लिखे हैं उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो, यानी कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 1 होगा, और यहाँ पे 1 है सर तो 1 आ जाएगा। और सर x क्या होगा आपका, x जो है आपका क्या होगा, x यानी कि सर जो वेरिएबल है वो आ जाएंगे, यानी कि x एंड y हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू बी क्या लिया जाएगा सर, जो इधर नंबर लिखे हुए हैं इक्वल के वो आपके आ जाएंगे, यानी कि 5 एंड 4। अब सर हमको क्या चेक करना है, हमको सर चेक करना है कंसिस्टेंट के लिए क्या या इनकंसिस्टेंट, हमें सर यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ निकालेंगे सर इसको भी डिटर्मिनेंट चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 2, 1, -1 एंड 1। अब इसका सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ऑलरेडी यहाँ लगता है सर -1 का मल्टीप्लाई -1 से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया आपका सर, 3 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। जब ये आपका ये डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये आपका कंसिस्टेंट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, द सिस्टम
ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो उम्मीद कर रहे हैं बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब क्वेश्चन हम करते जाएंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका फिर से कंसिस्टेंट आया है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आपका है, फिर से हमने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे वही चीज, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज। कैसे राइट करेंगे सर, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, वो प्रॉपर इसी बिहाफ पे किया जाएगा। तो आपको इस फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। ठीक है, 8 मार्क्स का यानी कि यूपी बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में आपका 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा माइंड रखिएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी ए की वैल्यू प्रॉपर सर उसी तरह हम राइट करेंगे। क्या सर, जो वेरिएबल के सामने है वो आपका ए होगा। वेरिएबल यहाँ एक्स है, एक्स के आगे 1 है, 1 लिखा। यहाँ पे सर 3 था, 3 लिखा। यहाँ पे 2 है सर, 2 लिखा। यहाँ पे 6 था तो 6 लिख लिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ए हो गया। उसी तरह यहाँ बात करेंगे क्या, एक्स की बात करेंगे, तो एक्स यहाँ पे क्या होगा सर, जो वेरिएबल है वो प्रॉपर आपके एक्स में आएंगे, यानी कि एक्स एंड वाई आ जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ बी की बात करूंगा तो बी में क्या होगा आपका, बी में सर इधर वाले नंबर केवल राइट किए जाएंगे, यानी कि 5 एंड 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको चेक करना है क्या, हमको सर फिर से चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए का निकालना पड़ेगा सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ए का जब डिटर्मिनेंट ऑफ निकालेंगे तो सर यहाँ पे वही काम करेंगे, 1 एंड 2, 3 एंड 6। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 आ गया। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि यहाँ पता चल गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ गया इस बार 0 आ गया। तो यहाँ सर पता चल गया कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस बार सर 0 आ गया। तो ये सिस्टम आपका ना कंसिस्टेंट होगा, अभी हम बता सकते हैं, ना हम इनकंसिस्टेंट बता सकते हैं। क्यों, अभी ये डज नॉट इक्वल टू 0 होता तो मैं कंसिस्टेंट के पास पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू 0 आ गया है। जब इक्वल टू 0 आ गया है तो आपके पास यहाँ पे 2 केस बन जाते हैं। कौन कौन से, अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा, जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे। चलिए हम फिर से एक बार निकाल लेते हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। यानी कि इसी ए को पकड़ना है, एक हमको निकालना पहले क्या, A11 निकालना है। चलिए हम A11 निकालते हैं पहले। A11 का मतलब क्या हुआ सर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कितना आया, 6 आया। लेकिन A11 के निकालने के लिए पहले -1 1 + 1 यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका 6 आया तो 6 यहाँ लिखना पड़ेगा। कितना आएगा, -1 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 6 आएगा। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, प्लस का 1 इक्वल टू 6, यानी कितना आ गया 6। तो A11 कितना आ गया, 6 आ गया। उसी तरह हम निकालेंगे A12 यानी -1 1 प्लस आपका 2 आएगा। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 2 आया। यहाँ पर राइट करेंगे 2, -1 की पावर कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 -1 यानी कि यहाँ -1 आएगा इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा। उसी तरह आप निकालेंगे क्या, A21 निकालेंगे। A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे आप -1 2 प्लस का 1 इंटू 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 3 आया। यहाँ करेंगे -1 की पावर आपकी 3 हो जाएगी इंटू 3, यानी कि -1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसी तरह हम बात करेंगे इतना A22 की बात करेंगे, -1 2 + 2 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना आया, 1 आया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका 1 होगा तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पे 1, ये आपका 1 पॉजिटिव आएगा इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने सारे क्या निकाल लिया, हमने सब निकाल लिए प्रॉपर, A11 से लेके A22 तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ए के फॉर्म में। तो एडजॉइंट ए कैसे ऐड करते थे, यहाँ लिखते थे सर A11 A12 A21 A22 का डैश। ये करना मैंने कहा था, भूलिएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग ये भूल जाते हैं तो चीजें आपको बिल्कुल डिफरेंट आने लगती हैं। तो आप मल्टीप्लाई करोगे कुछ और ही आएगा, है ना। तो ये आपको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। A11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली सर, हमने 6 निकाली, वो राइट की। A12 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -2। A21 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -3। यहाँ पे 1 निकाला, 1 राइट कर देंगे।
काम करेंगे क्या, ट्रांसपोज करेंगे। जब हम ट्रांसपोज कर देंगे कितना आएगा आपका, यानी कि रो वाले को कहाँ लिखना है, कॉलम में लिखना है। 6 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का सॉरी प्लस का 1, तो आपका ये निकला एडजॉइंट ए निकला। अब क्या बताया था हमने कि भैया एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई आपको कराना है किससे, सर बी से कराना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कहाँ है आपका, एडजॉइंट ए आपका ये रहा, यानी कि 6 माइनस का 3 माइनस का 2 एंड 1, और एडजॉइंट बी आपका कहाँ पे है, बी आपका सॉरी एडजॉइंट बी नहीं, बी आपका कहाँ पे, बी आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 8। तो अब इसका हमको मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या किया सर, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से लिखना, रो में है तो यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा सर 30 आएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 24 आ जाएगा। अब आगे कोई कॉलम में है नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। अब यहाँ सिंपल से मैंने क्या बताया, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यानी कि सर ये नंबर आपका इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और सर कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी आपकी, 2 क्रॉस 1 की ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने पे। अब इसका मल्टीप्लाई से करते हैं, ये आपका आएगा माइनस का 10, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे आपका आएगा प्लस का 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका 6, यहाँ आ जाएगा कितना माइनस का 2। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए डॉट बी की वैल्यू आई है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स के आया है, जब ये यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो तब हम बता सकते तो भैया क्या इसकी वैल्यू जीरो आ गई, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर एडजॉइंट ए डॉट बी क्या आया है, डज नॉट इक्वल टू जीरो आया है। जब ये आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो सिस्टम था वो सिस्टम कैसा है आपका, कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कैसा हुआ आपका, इनकंसिस्टेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या सिस्टम आया आपका, इनकंसिस्टेंट आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसिस्टेंट इस बार नहीं आया है। इस कंसिस्टेंट कब होता, जब ये आपका डज नॉट इक्वल टू जीरो होता। लेकिन यहाँ पे ये चीज आ गई। अब जरूरी नहीं है कि क्या कि मतलब ये आपका जीरो नहीं आया है, मतलब ये आपका जीरो आ गया तो क्या हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। आपको निकालना पड़ेगा, जब ये कंडीशन बनेगी तभी आप कह सकते हैं कि सर इनकंसिस्टेंट है, अदरवाइज आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो हर हाल में सॉल्व करिएगा, उसके बिहाफ पे ही आप बताइएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देख के थोड़ा सा डर जाएंगे कि सर यहाँ तो सर क्या प्रॉपर आपका अल्फ़ाबेट आ गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है और बाकी इसमें कुछ नहीं है। यानी कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम कहेंगे इस तरह आप राइट कर दीजिए। क्या यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी, तो ए कॉमन आ जाएगा। जब आपका ए कॉमन आ जाएगा, लिख सकते हैं ए कॉमन आएगा तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वाई आएगा, यहाँ पे 2z आ जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका। तो जब यहाँ से हम ए को जस्ट नीचे भेजेंगे, यानी कितना आएगा x प्लस वाई प्लस का 2z इज इक्वल टू 4/8। ये तो काम कर सकते हैं ना, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस इसमें आपको यही करना है, कुछ नहीं करना है। अब यानी कि एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इस इक्वेशन को हमने इस तरह चेंज कर लिया, थर्ड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, क्या, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, कैसे सर ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब a क्या है आपका, सर प्रॉपर a हम सर निकाल लेते हैं, कैसे, सर जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे वाला जो कोफिशिएंट है वही आपका क्या a हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी कि यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 2 है, यानी 2 3 2, तो 2 3 2 लिख लिया। अब यहाँ पे ना देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आगे कितना है सर 1 है, यहाँ पे कितना है सर, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 2 है। तो ये प्रॉपर आपका ए हो जाएगा। उसी तरह क्या हम निकालेंगे, उसी तरह हम निकालते हैं। अब हम लोग x निकालते हैं, तो x क्या होगा आपका, x मैंने बताया था जितने वेरिएबल हो, क्या है x y z, तो यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ z आ जाएगा, ये आप हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ सर b है, b राइट करते हैं, b क्या होगा सर 1 2 एंड 4/a, क्योंकि हमने इसको इस तरह चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 4/a होगा। तो
तो अब हमको यहाँ पे क्या चेक करना है सर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखना है। लेकिन उससे पहले क्या करते थे सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते थे। मेन काम इसी का है। ये 0 के इक्वल नहीं आया मतलब क्वेश्चन वहीं खत्म। 0 के इक्वल आया तो हमको सर एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। फिर आगे की कहानी सर हमको पता है, उसके बेस पे हम लोग करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने इस मैट्रिक्स को हमने इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट में हम चेंज कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे। अब ओपन किसकी अलाउंग कर रहे हैं आप, R1 के अलाउंग करिए या C1 के अलाउंग करिए, कोई मैटर नहीं करता। चलिए हम बात कर रहे हैं R1 के अलाउंग। तो यहाँ पे आपका आएगा 1, तो ये लाइन जाएगी, यानी कि ये लाइन यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3 1 2 एंड 2 बचा। फिर यहाँ आएगा माइनस का 1 आएगा, ये लाइन जाएगी, यानी कि यहाँ 2 1, यहाँ पे 2 2 2 1 2 एंड 2 ये बचा। फिर लास्ट में प्लस का 1 आएगा, ये लाइन यानी कि 2 1 3 1 बचा आपका, 2 1 एंड 3 1। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 1 आया, 1 लिखा, इसका मल्टीप्लाई से करिए कितना आएगा सर, 6 आएगा। ऑलरेडी यहाँ माइनस, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 1 यहाँ पे आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर 4 आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 राइट करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा आपका सर 2 माइनस का 3 आ जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब और आगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो 1 लिखा हमने, 6 में से 2 जाएगा सर 4 बचेगा, माइनस का 1, अब 4 में से 2 जाएगा आपका 2 बचेगा, प्लस का 1, यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा, देखिएगा यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे सर 4 आएगा, माइनस लगाया 2 का मल्टीप्लाई 1 से सर माइनस का 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आया 4 माइनस का 3 यानी कि कितना आया 1 आया। तो यहाँ से पता चल गया क्या कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आया है। जब ये आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आया है तो मतलब सिस्टम कैसा है, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है। तो यहाँ लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो उम्मीद कर रहे हैं बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या किया हमने प्रॉपर, हमने बताया था आपको लॉजिकली क्या कि जब सर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तो मतलब कैसा कंसिस्टेंट हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो सर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे, फिर आगे देखेंगे कि जब 0 के इक्वल नहीं आएगा तब आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप से करना है। बस बार यही चेक करना है, चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है क्या, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 टू आपको 14, यानी कि आपको बस यही करना है, यानी क्या लीनियर इक्वेशन को आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे अब उसको चलिए सीखते हैं। प्रॉपर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है सर, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ भी कह सकते हैं आप, प्रॉपर वो लिखा है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था इसके बाद जो हम लोग काम करते थे वो आपको याद थोड़ा सा माइंड में रखना है क्या सर। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, एक लाइन लिखते थे क्या, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। ठीक है, तो हम लोग इस तरह काम करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे लेट करेंगे, ए उधर जब जाएगा तो यहाँ पे अपॉन में जाएगा, जब अपॉन से जब ऊपर भेजेंगे क्या आएगा सर, ए इनवर्स आएगा इक्वल टू बी आएगा। अब यहाँ थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा ब्रीफ में जाऊंगा। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो x और y की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। सॉल्व करने का मतलब क्या, जो वेरिएबल है हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वेरिएबल यहाँ पे कितने, 2 ही तो है, यानी x y, हमको वही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके यहाँ पे हम लोग ये काम किए, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब इसका हमको आगे यूज करना है, इसीलिए हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पे ए कैसे निकलेगा आपको बहुत अच्छे से पता है क्या सर, ए क्या होगा, ए सर जो वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं वही आपके ए, यानी कि यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पे 7 है, 7 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ये ए हो जाएगा। और यहाँ पे x क्या होगा सर, x यानी कि सर जो वेरिएबल है वो आपके x हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात। और b क्या होगा सर, जो इक्वल के बाद जो नंबर है वो आपके b हो जाएंगे, यानी क्या 4 और 5 आपका हो जाएगा। तो अब a का क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a का क्या निकालना है हमको, अब a इनवर्स निकालना है, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं, यानी x मतलब क्या है,
एक्स वाई, तो हम इधर एक्स वाई रखेंगे तो यहाँ भी प्रॉपर क्या इसी तरह मैट्रिक्स होगी, तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। उसके भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स आएगा उसका मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, इस बी वाली मैट्रिक्स से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं क्या ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होगा क्या सर, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको क्या कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, यहाँ पे हमको पता है सर a11 मतलब -1 की पावर 1 + 1। अब देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कितना आया, यहाँ पे सर 3 आया, यानी कि -1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3, यानी कि -1 क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह आप निकालते हैं क्या a12 यानी -1 तो 1 + 2 आएगा, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे 7 आ जाएगा आपका, -1 यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ -1 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा -7 हो जाएगा। अब यहाँ बात करेंगे a21 की, a21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कितना आएगा -1 2 + 1, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, -1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, तो यहाँ -1 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ बात करेंगे क्या a22 यानी -1 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कितना आया 5 आया आपका, तो 5 यहाँ लिखा जाएगा, -1 की पावर कितनी आ जाएगी 4 इंटू 5, यहाँ पे आपका कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा इंटू 5। तो हमने निकाला कोफैक्टर हमने निकाल लिए। अब इन्हीं कोफैक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला होता है क्या एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए इक्वल टू हो जाएगा आपका a11 a12 a21 a22 का डैश। ठीक है, डैश लगाना ना भूलिएगा। अब a11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, a11 की वैल्यू हमने 3 निकाली, तो यहाँ पे 3 रखते हैं। a12 की वैल्यू हमने कितनी निकाली -7, यहाँ -7 रखते हैं। a21 की वैल्यू हमने -2 निकाली, तो -2। a22 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5, तो यहाँ पे 5 का डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि रो वाले नंबर कहाँ आएंगे, कॉलम में आएंगे, और कॉलम इस वाले रो वाले यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हमने निकाला एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब एडजॉइंट ए प्रॉपर हमने निकाला, लेकिन अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, ए इनवर्स का फॉर्मूला आपका होता था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ये तो होता था। अब हमने यहाँ पे निकालना क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कभी कभी लोग डिटरमिनेंट ऑफ पहले भी निकाल लेते हैं, बाद में निकाल लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप चाहते तो पहले भी निकाल सकते थे, आप चाहते तो बाद में निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। चलिए इसी की डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकालना है हमको, तो हमने कहा था डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो इस मैट्रिक्स को क्या डिटरमिनेंट चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा 5 7 इधर लिख दिया जाएगा, यहाँ 5 7 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 और 3 लिखा जाएगा। अब नॉर्मली सॉल्व होगा, 5 को मल्टीप्लाई 3 से सर 15 आएगा, इसका मल्टीप्लाई से सर 14 आएगा, यानी कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए पता चलेगा कितना आया 1 आ गया। अब हमको निकालना है सर ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रखी। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, प्रॉपर वो निकाली, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं कितना 3 माइनस का 2 माइनस का 7 एंड 5। तो अब देखिए अब 1 अपॉन 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से पता चल गया क्या सर ये जो ए इनवर्स निकाला कितना निकाला 3 माइनस 2 माइनस 7 एंड 5। तो आपका ये निकला क्या ए इनवर्स निकल आया। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझनी है। अब ए इनवर्स निकाल लिया, क्या करना है हमको ए इनवर्स की वैल्यू और बी की वैल्यू कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट आपका ये x था, तो हमने इसको अभी x रखा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की हमने वैल्यू ये निकाली, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कहाँ है, b की वैल्यू आपकी ये है, तो यहाँ रखेंगे क्या 4 एंड 5। तो अब क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई कराना है, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से। मैंने बताया यहाँ पे क्या 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पे क्या 2 क्रॉस 1 है।
तो मैट्रिक्स के क्या आएगी मल्टीप्लाई करने पे, 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लाई करने पे ही आएगी। तो इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 4 से सर 12 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 10 आएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 28 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे प्लस का 25 होगा। अब यहाँ पे x था तो हम x की जगह प्रॉपर लिख सकते हैं क्या सर, x एंड y। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी x और y है, तो हम लोग यहाँ पे x की जगह xy रख देते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा 12 माइनस 10 कितना आएगा आपका 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो अब देखिए ये वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, ये वाली मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 1 की है, और ये वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है आपकी, ये वाली भी आपकी 2 क्रॉस 1 की है। यानी कि ये वाला नंबर आपके इस नंबर के इक्वल होगा और ये वाला नंबर आपके इस नंबर के इक्वल होगा। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी सर, x की वैल्यू सर आपकी 2 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू सर माइनस का 3 होगी। तो आपको यही सॉल्व करना था, कैसे, यूजिंग मैट्रिक मेथड से। तो ये आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी ये, तो ये आपकी पेपर में नहीं पूछी जाती, ठीक है। अब आ भी सकती है लेकिन अभी तक यूपी बोर्ड में नहीं आई है। लेकिन आपकी 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है वो हर ईयर आपकी क्या 8 मार्क्स की आती है यूपी बोर्ड, और ये कभी कभी सीबीएसई में 4 मार्क्स की या 6 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है 2x माइनस वाई इजिकल टू -2, 3x प्लस 4y इजिकल टू 3। इसको भी हमको मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है वो आपको प्रोसीजर समझ में आ ही गया होगा, उसी भी यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लाइन लिखते थे क्या, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, कैसे, ax इक्वल टू b। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, x को यहीं रखते थे, a इनवर्स इक्वल टू b, इक्वेशन फर्स्ट हो जाती थी आपकी। तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए a कैसे निकलता था आपको पता है सर, यहाँ से यानी कि 2 -1 3 एंड 4। तो अब x क्या होगा, x सर जितने वेरिएबल होते हैं वो आपके ऐसे राइट कर दिए जाते हैं। अब b आपका क्या होगा सर, b जो इक्वल के बाद जो नंबर लिखे होते हैं वो आपके b, यानी कि -2 3। उम्मीद कर रहे हैं बात इतनी समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसका क्या करते थे सर, ए इनवर्स निकालते थे, वो यहाँ रख के हम लोग सॉल्व करते थे। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या होता था, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं पहले क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए नॉर्मली आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। ऑलरेडी यहाँ माइनस लगता है, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 3 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाली सर, 11 निकाल ली। इसके बाद क्या काम करते थे, इसके बाद सर हम लोग निकालते थे एडजॉइंट ए निकालते थे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए सर कोफैक्टर निकालने पड़ते थे। तो पहले हम निकाल रहे हैं क्या, a11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1, यानी कि 1 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कितना आएगा आपका, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ -1 स्क्वायर इंटू 4, यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ निकालेंगे क्या, a12 निकालते हैं हम लोग यहाँ। तो -1 कितना आ जाएगा आपका 1 + 2 इंटू, अब देखिए 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा आपके यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ -1 की पावर 3 इंटू 3, यहाँ -1 इंटू 3 इंटू कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। उसी तरह निकालेंगे क्या, a21 कितना -1, यहाँ पे आएगा 2 + 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि माइनस का 1 आएगा यहाँ पे इस बार, और यहाँ भी आपका -1 और यहाँ भी आपका -1, यानी कितना आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। चलिए इसको 3 बना देते हैं। यहाँ पे यहाँ -1 आएगा, यहाँ भी आपका -1 माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं a22 यानी कि -1 2 + 2 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ -1 की पावर
4 इंटू 2 यानी कि यहाँ पे आएगा आपका प्लस का 1 आ जाएगा, इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमने सब निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए को यहाँ लिखते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है सर, ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 2 का डैश। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। अब A11 की वैल्यू सर देखिए 4 यहाँ निकाली, 4 रखी। A12 की वैल्यू -3 यहाँ निकाली, यहाँ रखी। A21 की वैल्यू 1 है तो यहाँ रखी। इसकी वैल्यू 2 निकली थी, 2 रखी। और आप ट्रांसपोज करना ना भूलिएगा, ठीक है, नहीं आंसर ये आपका अलग ही आएगा। तो ट्रांसपोज करेंगे यानी रो वाले को कॉलम में चेंज करो, तो 4 माइनस का 3 1 एंड 2, तो आपका एडजॉइंट ए निकल आया। अब यहाँ प्रॉपर ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाली थी 11। तो यहाँ पे 11 रखते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी निकाली है, 4 माइनस का 3 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे काबिल लोग, अब काबिल लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई सीधा इसके अंदर कर देंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई 4 अपॉन 11 1 अपॉन 11 ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर रखते हैं, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अंदर एलसीएम लेते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है क्योंकि आप पेपर में इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ऑरली इतना कैलकुलेशन आपका हो गया है। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ करेंगे क्या, फिर से कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू जितनी भी आई है वो उठा कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में गए तो यहाँ आपका x था तो x रखा। ए इनवर्स कितना निकाला हमने, 1 अपॉन 11, डिटरमिनेंट कितना है, सॉरी मैट्रिक्स 4 माइनस 3 1 एंड 2, ये हो गया। हमने क्या किया, ए इनवर्स की जगह प्रॉपर ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे क्या है देखो, b भी है तो b की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, कितना -2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x था, इसे लिखा जाएगा 1 अपॉन 11। अब यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे फिर माइनस का 8 आएगा, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे सर यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसका करेंगे कितना आएगा सर प्लस का 6 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ 1 अपॉन 11 हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 5 आएगा आपका, यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x था तो x की जगह हम लोग प्रॉपर क्या रखेंगे, x की जगह हम लोग ये वाली मैट्रिक्स रख लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह हमने यहाँ रखा x, यहाँ रखा y, ये हमने रखा इक्वल लगाया। अब क्या करना है, इस 11 का अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ 5 अपॉन कितना आएगा 11 आएगा, इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना आएगा 12 अपॉन 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 1 यहाँ भी है, 2 क्रॉस 1 यहाँ भी है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपकी नॉर्मली निकल के आएगी क्या, x की वैल्यू आएगी माइनस का 5 अपॉन 11 आएगा, और y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, y की वैल्यू आपकी 12 अपॉन 11 निकल के आएगी। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो अब यहाँ क्या, यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका 7 to 12 था, हमने क्या किया, हमने केवल आपको 7 और 8 नंबर क्वेश्चन बताए। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको 9 से लेके 14 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अब खुद से ट्राई करना है। चीज़ें क्या है, बिल्कुल नॉर्मली ऐसे ही आपको प्रोसीजर करना है, सिंपल सा आपको ये चीज़ निकालना आपको सिखाई दिया था हमने, और उसकी बिहाफ पे क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सबको आपको अच्छे से पता है, बस थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही है, तो आप थोड़ा सा इसको केयरफुल समझिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।